हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि एमपीसी और एमपीएस का मान हमेशा एक होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे समग्र मान क्या है और समग्र मान और आय के साथ क्या संबंध होता है, इन सभी को हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, इसलिए आप लोग धैर्य के साथ यहाँ इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम समग्र मान किसे कहते हैं। यदि ये 3 नंबर में इसका डेफिनेशन पूछे तो यही वाला डेफिनेशन आपको लिखना है, क्योंकि यह सबसे अच्छा डेफिनेशन है। तो समग्र मान यह उस व्यय का कुल जोड़ है जो लोग आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अवधि के दौरान उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के खरीद पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। हमने कहा यह उस व्यय का कुल जोड़ है जो लोग आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीद पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। अब देखिए, समग्र मांग और आय के साथ क्या संबंध है ना। मतलब समग्र मांग और इनकम के साथ क्या संबंध है। देखिए, आय कभी भी, इनकम कभी भी शुरू होगा तो वह हमेशा जीरो से शुरू होता है। आप जीरो से शुरू कीजिए और उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, 10, 15, 20 कुछ भी ले। लेकिन समग्र मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड हमेशा जीरो से कभी भी शुरू नहीं होगा। एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता है, इसलिए हमने आय को यहाँ जीरो रखा और यह 20, 40 सेम इंटरवल लेना है, इस तरह करेंगे। और हम यहाँ 30 के और समग्र मांग को 30 की जगह हम 15 भी ले सकते हैं। याद रखिएगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आय और समग्र मांग दोनों एक समान होगा, वही क्या होगा, संतुलन बिंदु होगा। तो हम अब इसके बारे में हम पॉइंट वाइज, इसी को हम पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं एग्जाम में भी, तो इसको हम देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यय का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव होता है, भले ही जब y=0 हो। अतः अनुसूची में हम देख सकते हैं कि y के शून्य होने की स्थिति में AD कितना है, 30। देखिए y 0 है तो AD 30 है। हम यह भी देख सकते हैं कि समग्र मांग तथा आय में धनात्मक संबंध होता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसमें, समग्र मांग और इनकम के बीच धनात्मक संबंध होता है। ठीक, जब y=AD, हमने क्या बोला, देखिए यहाँ पे y=AD हो जाएगा, यहाँ अर्थव्यवस्था संतुलन को प्राप्त कर चुकी है ना। हमने पहले भी बताया कि जब y और AD एक का वैल्यू समान हो जाएगा तो वह उस स्थिति में अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होता है। तो समग्र मांग का वक्र देख लीजिए आप कैसे बनता है। समग्र मांग का जो वक्र है यह हमेशा क्या बनेगा, AD कभी जीरो नहीं होता है, इसलिए यह y एक्सिस के ऊपर पे बनता है। और आय हमेशा क्या किस पे बनेगा, x एक्सिस पे बनता है। आगे हम देखते हैं, इसको आप देखिए अच्छे से, इसे आप नोट्स के फॉर्म में बनाइए अपने कॉपी में और अच्छे से इसको लिखिए। देखिए, समग्र मांग वक्र आय तथा समग्र मांग के बीच संबंध को रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए, समग्र मांग के घटक कौन कौन से हैं, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं।
कहता उपभोग हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा, सरकारी खर्च होगा, निवेश होगा, शुद्ध निर्यात हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, समग्र मांग के घटक हैं। अब कहता है एक बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक कौन से होंगे। हमने पहले भी बताया था, एक बंद अर्थव्यवस्था बराबर होता है C+I। तो दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था जहाँ पे गृहस्थ तथा उत्पादक होते हैं तथा यहाँ कोई तथा सरकारी हस्तक्षेप नहीं होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के दो घटक होते हैं, AD बराबर C+I होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में समग्र मांग के दो घटक होते हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा है जहाँ पे सरकारी खर्च तीन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में क्या है, तीन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तीन क्षेत्र अर्थव्यवस्था गृहस्थ, उत्पादक और साथ साथ सरकार शामिल होता है, मतलब गवर्नमेंट इसमें जुड़ जाता है। इसके तीन कंपोनेंट हो जाएगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। खुली अर्थव्यवस्था में यहाँ शुद्ध निर्यात जुड़ जाता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एक खुली अर्थव्यवस्था के घटक, एक खुली अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र होते हैं, गृहस्थ, उत्पादक, सरकारी क्षेत्र और तथा शेष विश्व मतलब पूरे विश्व। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे कल देखेंगे इसके आगे। प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकें।